Hello to all ladies and gentlemen, boys and girls. How are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Piyush Pawar, your educator of FM Media at your CMA Sarthi. माय डियर स्टूडेंट्स, विजिट धनुष बैच चल रहा है, जिस बैच के तहत हम ज़बरदस्त तरीके से सभी चैप्टर्स को एक एक करके उठा रहे हैं एंड उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का जो ये चैप्टर है, हम आज कैश फ्लो स्टेटमेंट करने वाले हैं हमारे विजय धनुष के इस लेक्चर में, जिसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सारी बातें करेंगे, कुछ बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद प्रोसीड कर जाएंगे हम हमारे अगले चैप्टर की तरफ इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बट अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी चैनल पे आपके लिए बहुत जल्दी सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन भी आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर डाल देना जो आप लोगों को लगता है। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। आ जाइए। द वर्ड वी हैव हेयर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। द वर्ड वी हैव हेयर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। वेयर, ध्यान समझेंगे। यहां पर फ्लो का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। यहां पे फ्लो का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, इनफ्लो और आउटफ्लो। पैसे का आना या पैसे का जाना, जब ये दोनों चीजें कंसिडर्ड होती हैं तब हम उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसिडर करते हैं। बात करते हैं इनफ्लो की। इनफ्लो के लिए एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं जनरेट। पैसे का आना यानी हमारे पास कैश जनरेट हुआ है, और आउटफ्लो का मतलब होता है पैसे का जाना, यानी कि इसे हम कहते हैं यूज। पैसा कहां कहां यूज हुआ है। एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर हम ये समझते हैं कि कैश जो आपका वो कितना जनरेट हुआ है कौन सी एक्टिविटी से और कितना यूज हुआ है कौन सी एक्टिविटी में, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात आ जाती है, भैया यार हमने थोड़े टाइम पहले एक चैप्टर पढ़ा था फंड फ्लो स्टेटमेंट। हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट आर डिफरेंट। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, इधर आओ। जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है, जो हमारा क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, वो करता है बातें बहुत अच्छी अच्छी। वो कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। एक हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस का शेड्यूल बनाते थे ना, कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू डेट्स। लेकिन जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो आपको कहता है मैं आपको सिर्फ बताऊंगा चेंजेस इन कैश बिटवीन टू डेट्स। यही फर्क है। एक और फर्क है, फॉर्मेट का फर्क है। वहां अलग फॉर्मेट था, यहाँ अलग फॉर्मेट है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट जो मेजर डिफरेंस है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो यही है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक बेसिक सी बातें समझ ली, आ जाओ अब एक बार इसे यहां से पढ़ते हैं और प्रोसीड करते हैं। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवील्स द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन कैश पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न बिटवीन टू डेट्स ऑफ बैलेंस शीट। वही बताया था मैंने। कहता है अकॉर्डिंग टू इंड AS 7 एंड एंटरप्राइज शुड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शुड प्रेजेंट इट इन each period with financial statements prepared. Ind AS 7 has also given meaning of words cash, cash equivalent, cash flows. हमने यहाँ पे एक बात समझ ली क्या, कि फ्लो क्या होता है। हमने क्या बात समझ ली माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि फ्लो क्या होता है, लेकिन अभी हमने बात कैश की नहीं समझी। तो कैश की भाषा हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है इंड AS 7। कौन बताता है? इंड AS 7, जहां पे हमें उसने 3 डेफिनेशंस दे रखी हैं। उन तीनों डेफिनेशंस के बारे में हमें कौन बताता है माय डियर झल्लो जिगर के छल्लो? इंड AS 7 बता रहा होता है कि ये 3 बातें हमारी क्या हैं। वो 3 बातें क्या हैं? फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज कैश इक्विवेलेंट एंड थर्ड इज कैश फ्लोज। चलिए आ जाइए, अब हम पढ़ते हैं फिर उन्हीं तीनों डेफिनेशंस को। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास में कैश की। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है हमारी? कैश की। कहते हैं सुनो भाई, दिस इंक्लूड्स कैश इन हैंड। यहाँ पे कैश ऑन नहीं आएगा, कैश इन आएगा।
कैश का मतलब क्या है? कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। अब बात आती है कि भैया ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। देखो, डिमांड डिपॉजिट का मतलब है ऐसी डिपॉजिट्स जो आप अपनी डिमांड में कभी भी इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जो आप अपनी डिमांड में इमीडिएटली कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है यूपीआई। सबसे प्राइम एग्जांपल क्या है इसका? यूपीआई। कि आप क्या करते हैं? क्यूआर से कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं किसी और पर्सन को एज इट इज, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जब आपका मन करे। तो ये भी एक आपका यूपीआई का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो जाता है। बात करते हैं कैश इक्विवेलेंट्स की। इसकी बात करते हैं कैश इक्विवेलेंट्स की। तो कहता है कैश इक्विवेलेंट के बारे में कि दिस इंक्लूड्स प्योरली शॉर्ट टर्म एंड हाईली लिक्विडिटी investment which are readily convertible into cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Therefore, an investment normally qualifies as cash equivalent only when it has short term maturity of say 3 months or less. इसने इतनी सारी बातें बोली, उसे छोड़ दो, मेरी बात सुनो। कहता है सुनो, कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा? ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो हाईली लिक्विड हैं, जो रेडिली अवेलेबल हैं आपकी कैश में कन्वर्ट होने के लिए। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, आप आज मार्केट में गए, आपने आज जाके ये इन्वेस्टमेंट, इसे कैलकुलेटर नहीं, इसे इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। आप आज गए, आज इस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए 10 लोग तैयार खड़े हैं। आप कल जाओगे, कल इस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए 10 लोग तैयार खड़े होंगे मार्केट में। यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनकी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी है 3 मंथ्स या उससे कम। कौन सी मैच्योरिटी है? 3 मंथ्स या उससे कम। अगर ऐसी मैच्योरिटी है किनकी? हमारी इन्वेस्टमेंट्स की। और वो इन्वेस्टमेंट्स बहुत हाईली लिक्विड है, मतलब हाईली का मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड है, किसी भी वक्त उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं किसमें? कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में। आ जाइए, बढ़ते हैं आखिरी डेफिनेशन की तरफ, जो क्या है हमारी? कैश फ्लोज। क्या है? कैश फ्लोज। तो कहता है दिस इंक्लूड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इफ the effect of transaction results in result increase of cash and its equivalent, it is known as inflow. अगर रिजल्ट है आपका डिक्रीज इन टोटल कैश, तो इट इज कॉल्ड एज आउटफ्लो। बेसिकली कह रहा है कि देखो भाई, फ्लो कितने टाइप के होते हैं? मैंने आपको पहले बताया था, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। अगर आपका ज्यादा पैसा बढ़ा है, अगर आपका पैसा इंक्रीज हुआ है, तो उसे हम कह देंगे इनफ्लो। अगर आपका पैसा डिक्रीज हुआ है, उसे हम कह देंगे आउटफ्लो। इनफ्लो का एक और नाम है सोर्स, जैसा कि जनरेट है वैसे ही सोर्स भी उसका नाम है। और आउटफ्लो का एक और नाम है यूज। कहाँ गया? ये रहा, यहाँ उसको उसके पीछे दिख रहा होगा। हाँ, वो उस साइड दिख रहा है थोड़ा सा, मेरा हाथ वहां तक नहीं जा रहा है, देखो कट गया मेरा हाथ। मेरा हाथ कट गया। भैया मत करो, नहीं करते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारे पास में कैश फ्लोज की क्लासिफिकेशन। किसके क्लासिफिकेशन आ गए? कैश फ्लोज के। माय डियर चल्लो, जिगर के चल्लो, कैश फ्लो हमारा कब होता है? जब हम अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। कैश हमारा कब फ्लो होता है? जब हम अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, और हमारे पास मेजॉरिटी 3 एक्टिविटीज होती हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। सबसे पहली एक्टिविटी होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी होती हैं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड तीसरी होती हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए, बात करते हैं अगर हम सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ध्यान से समझना, दीज एक्टिविटीज थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए तो, कहता है दीज एक्टिविटीज आर प्राइमरी प्राइमरी स्लैश प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। वैसे तो बिजनेस होता है, बट हम बिजनेस कहेंगे, क्या कहेंगे? बिजनेस विच आर डन
in order to run day to day business. यहाँ पे बिजनेस ऑफ अ बिजनेस की जगह ऑफ एन एंटिटी कर लेते हैं। बात वही है, बस थोड़ा सा वर्डों का हेर फेर है, ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या है आओ समझो। कहता है ऐसी एक्टिविटी, कैसी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो क्या है हमारी प्राइमरी या प्रिंसिपल एक्टिविटी है एक एंटिटी की। प्राइमरी या प्रिंसिपल एक्टिविटी का मतलब क्या है, वो एक्टिविटीज जो आपकी प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। ऐसी एक्टिविटी जो आपकी प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है ऑफ एन एंटिटी विच आर डन इन ऑर्डर टू रन डे टू डे बिजनेस। ऐसी एक्टिविटीज जो आपके डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आइए आगे बढ़ते हैं किस पे, हमारे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पे। किस पे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पे। तो कहता है दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ द एंटिटी। बेसिकली इसने पता क्या कहा है, बेसिकली ये कह रहा है कि देखो भाई ऐसी एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व करती हैं क्या, हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द एंटिटी को। कौन सी एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात करती हैं, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। भैया इसका मतलब क्या है, माय डियर झल्लो जिगर के छल्लो, इसका मतलब ये है जेड लेट सपोज आपने क्या करा, आपने एक मशीन परचेज करी, आपने एक मशीन परचेज करी, आपने एक लैंड परचेज करी, या फिर आपने क्या करा, आपने एक मशीनरी परचेज करी, प्लांट परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, ये सारी चीजें आपने परचेज करी ताकि आप इन्हें लॉन्ग टर्म तक के लिए यूज करें। तो ऐसी एक्टिविटीज, कैसी, ऐसी एक्टिविटीज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ एन एंटिटी को इन्वॉल्व करके चलती हैं अपने साथ, उन्हीं एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं माय डियर झल्लो जिगर के छल्लो, उन्हीं एक्टिविटीज को हम कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। क्या कहते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बहुत प्यारी हैं, कहती है सुनो भाई, activities are these activities are performed to raise funds for the business या funds for the entity। कहता है भाई सुनो जी, मैं क्या बोलूं, कहता है भाई देखो सुनो, ऐसी एक्टिविटी जो परफॉर्म की गई हैं ताकि हम अपनी एंटिटी के लिए क्या कर सके, फंड्स रेज कर सकें, उन्हें हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और उन्हीं एक्टिविटीज में अगर आपके पास किसी पर्सन ने आपको पैसा दिया है, आपके ऊपर पैसा लगाया है, तो आप उसका रिटर्न भी जनरेट करके दोगे। तो जो वो रिटर्न की बातें भी होती हैं वो भी हम इन्हीं एक्टिविटीज में कर रहे होते हैं। वो भी हम किस में कर रहे होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही उन्हीं की बातें हम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आ जाओ एक बार हम तीनों का समराइजेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तीनों का समराइजेशन ले लेते हैं। कहते हैं देखो भाई कैश फ्लो जो है आपका वो एक्टिविटीज की वजह से होता है। रुक जाओ मैं हट जाता हूँ, आप नहीं दिख रहा है क्या, रुको फुल स्क्रीन ही कर देते हैं आपके लिए। क्या कर देते हैं, फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको सब कुछ बहुत प्यार से दिखे, मोहब्बत से दिखे। ओके देखो, कहता है देखो कैश फ्लोज जो हैं आपके वो एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, वेरियस एक्टिविटीज की तरफ से। हमारी तीन एक्टिविटी होती हैं, पहली होती है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीन टाइप की आपकी एक्टिविटी होती हैं। बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज को ही हम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो ऐसी एक्टिविटीज जो आपका मेन प्राइमरी हैं, सबसे पहले एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, उन्हें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज की, तो ऐसी एक्टिविटी जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कहते हैं। बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, तो ऐसी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं टू रेज फंड्स फॉर द एंटिटी एंड टू गिव रिटर्न्स फॉर रिटर्न्स अगेंस्ट दीज फंड्स, ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं क्या, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इन्हीं चीज़ों को यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बारी प्यार से, बहुत जल्दी जल्दी। कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। द amount of cash flows arising from operating activities is a key indicator of extent to which operations of enterprise have generated sufficient cash flows to maintain operating capability of enterprise, pay dividends, repay loan and make new investment without resource फ्रॉम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। कहता है देखो भाई, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है, ये आपको इसलिए ये बताती है कि कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए, लोन रीपे करने के लिए दोबारा से बाहर से पैसा तो नहीं उठाना पड़ गया। इसीलिए आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, एक की इंडिकेटर है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्राइमरी डिराइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। हमने ये बात ऑलरेडी समझ ली है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। कहता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर investments not included in cash equivalents. The separate disclosure of cash flows arising from investments activities is important because cash flows represent the extent to which expenditures have been made for resources extended to generate future income and cash flows। कहता है ये इसका सेपरेट डिस्क्लोजर इसीलिए जरूरी है ताकि हमें पता हो, क्या पता हो कि फ्यूचर इनकम को जनरेट करने के लिए एंड फ्यूचर कैश फ्लोज को जनरेट करने के लिए कितने रिसोर्सेज हम आज लगा रहे हैं ताकि हमारी लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बनी रहे, ताकि हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनी रहे। इसीलिए उसका सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में। एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। कहता है ऐसी एक्टिविटीज जिनसे हमारा क्या, ओनर कैपिटल का कंपोजिशन या साइज बदल रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो हम क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं या पैसा बांट रहे हैं, या तो हम ओनर से पैसा लगवा रहे हैं या ओनर को पैसा दे रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को जब हम इंक्लूड कर रहे होते हैं हमारे पास में, उसे हम कह देते हैं क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और साथ में क्या, बोरोइंग ऑफ द इंटरप्राइज का भी जो हमारा क्या बदल दे, साइज एंड कंपोजिशन बदल दे, उसे ही हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। कहता है इसका सेपरेट डिस्क्लोजर इसलिए जरूरी है क्योंकि इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग क्लेम्स ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज बाय प्रोवाइडर ऑफ फंड्स टू द एंटरप्राइज। कहता है इसका मतलब ये है कि जो जो आज आपको कैश फ्लो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये जो आपके आज प्रोवाइडर्स हैं, ये आज के प्रोवाइडर हैं, ये फ्यूचर में अपना क्लेम भी तो करेंगे। ये आप पे आज पैसा लगा रहे हैं, तो अगर कोई किसी ने आपको लोन दिया है तो वो आपसे इंटरेस्ट मांगेगा नहीं मांगेगा। अगर किसी ने आपके पास इक्विटी में पैसा लगाया है तो वो आपसे डिविडेंड मांगेगा नहीं मांगेगा। तो ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि फ्यूचर में कितना पैसा जा सकता है हमारा इन एक्टिविटीज के चक्कर में, इसीलिए इनका आज डिस्क्लोजर देना क्या है, बहुत जरूरी हो जाता है। आ जाइए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्लासिफिकेशन का। किसका, हमारी इन्हीं एक्टिविटीज का। आ जाइए फटाक से करते हैं। कहता है कैश रिसिप्ट फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्प फॉर ट्रेडिंग पर्पस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी से ट्रेडिंग पर्पस के लिए, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी प्रिंसिपल ऑपरेटिंग बिजनेस है, तो यानी कि ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। कहता है कैश रिसिप्ट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसमेंट टू थर्ड पार्टीज। हमने क्या करा था, एडवांस दिए थे किसी को, उसका हमें री आ गया है, रीपे कर दिया उन्होंने, कह रहे हैं हाँ बाद में, भाई अभी नहीं बाद में देना तुम एडवांस वगैरह। बेसिकली इसका मतलब पता है क्या है, एडवांस दो टाइप के होते हैं। मैं आपको दूसरा एडवांस बताने चला गया था बट क्वेश्चन अलग मांग रहा है। एडवांस आपके एक होता है जब आप किसी को लोन देते हो, लोन देना इज ऑल्सो नोन एज एडवांस। अब देखो भाई, जो एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है उसका तो काम ही लोन देना है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग बिजनेस होता है। लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो यानी कि इसका प्राइमरी काम नहीं है, तो बेसिकली ये किसी और को एडवांस दे रहा है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर कहता है कैश रिसिव्ड फ्रॉम बाय एन कैश रिसिव्ड फ्रॉम बाय एन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। ओके, तो बेसिकली क्या कह रहा है ये, एक हमारे पास क्या है, एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, उसने कैश इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो बेसिकली उसने इंटरेस्ट रिसीव किया है ना। एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज का तो काम ही होता है लोगों को पैसा देना, लोगों को पैसा देती है तो उससे उसे इंटरेस्ट मिलता है, तो यानी कि ये इसके लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कहता है कैश रिसिव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को खरीदना बेचना किस में आता है, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कहता है कैश रिसिव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में हमने इन्वेस्ट कर रखा था, वहां से हमें पैसा मिल रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। कहता है डिविडेंड पेड बाय अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज हूँ लेकिन मैं डिविडेंड दे रही हूँ,
दे रहा हूँ सॉरी, गलती से दे रही निकल गया। मैं फाइनेंशियल एंटरप्राइज होके डिविडेंड दे रहा हूँ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज होके, तो ये क्या है, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि मेरा काम प्राइमरी डिविडेंड देना नहीं है, मैंने लोगों से पैसा उठाया था उसके बदले मुझे देना पड़ रहा है, इसलिए क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्या कहता है, कैश पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, हमने एक्विजिशन करा है एक फिक्स्ड एसेट, तो ये क्या है, हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। कहते हैं कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम टैक्सेस ऑन इनकम नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिबल, हमने इनकम पे टैक्स दिया है। इनकम हमारी कौन सी इनकम पे हम टैक्स देते हैं जनरली, हल्का सा लैग आया होगा, अब लैग चला गया। कहते हैं हम कौन सी इनकम पे टैक्स देते हैं जनरली, हम देते हैं हमारी ऑपरेटिंग इनकम पे टैक्स। तो यानी कि जब टैक्स आप दे रहे हैं, वो भी आपके लिए क्या है, वो भी आपके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही काउंट होती है। एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए अपने पार्ट पे, इसे देख लीजिए एंड इन सभी चीज़ों को नोट डाउन भी कर लीजिए। एवरीवन, 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 वीडियो को करेंगे पॉज और एक बार इसे बेहतरीन तरीके से देख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देख लिया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं क्या। देखो भाई, हमने ये एक्टिविटीज़ के बारे में बात करी ना, अब इन्हीं एक्टिविटीज़ में ना एक आपका आता है क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। कौन कौन से दो मेथड हैं, आइए एक बार उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट मेथड। जब हम क्या करते हैं, सेल्स एंड सीओजीएस के थ्रू, क्योंकि हमारी मेन काम तो सेल्स ही है, और उस सेल्स को करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास कॉस्ट लग रही होगी। जब हम सेल्स और सीओजीएस को डायरेक्टली कंसीडर करके हमारे क्वेश्चंस में लगाते हैं, जब हम सेल्स और सीओजीएस को कंसीडर करके डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन में लगाते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। वेयर एज एक और मेथड होता है हमारे पास, इनडायरेक्ट मेथड, जिसके बारे में हम समझ के चल रहे होंगे। इसमें हम क्या करते हैं, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका यूज करते हैं हम, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यूज कर रहे होते हैं टू गेट द फाइनल ऑपरेटिंग इनकम जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए आ जाइए, अब इन दोनों मेथड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनो, बहुत ही प्यारे वाली बातें करता है ये, प्रेम मोहब्बत से बातें करके खत्म कर देता है। कहता है देखो भाई, अंडर द डायरेक्ट मेथड कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड कैश आउटफ्लोज फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड टू अराइव एट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या करो, कैश रिसिप्ट्स को माइनस कर दो किससे, कैश एक्सपेंस से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैश फ्लो। इसने इतनी सी बात कह दी बहुत प्यार से। कहता है द डिफरेंस बिटवीन कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट इज नेट कैश फ्लो प्रोवाइडेड और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इतनी सी बात इसने फिर से बोल दी है। आ जाओ सीधा सीधा करते हैं हम क्वेश्चन, क्या करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर CAS 3 फॉर द ईयर एंडेड दिस अंडर द यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। डायरेक्ट मेथड है, बहुत प्यार वाली बातें चलेंगी इसमें, कुछ नहीं करना है, मेरा यकीन करो भाइयों और बहनों। आ जाओ, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सभी के सभी यहाँ ध्यान देंगे। आप लोग को दिख रहा है ना, यस दिख रहा है। पर्टिकुलर्स, रुपीज, रुपीज, आ जाओ ध्यान दो। कहता है सेल्स फॉर द ईयर टोटल्ड कितना, 96 लाख। द कंपनी सेल्स गुड्स ओनली फॉर कैश। हम क्या कर रहे हैं, सेल जो है 96 लाख की है और सारी की सारी सेल सिर्फ और सिर्फ कैश में हो रही है। बस सिंपली क्या लिख दो यहाँ पे, कैश सेल्स। क्या लिख दो, सबसे पहले आएगा हमारे पास में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आ जाओ, सबसे पहले हमारे पास में क्या आ गया, माय डियर चल लो जिगर के चल लो, कैश सेल्स आ गया है। कैश सेल्स क्या है हमारा, 96 लाख। कैश सेल्स की वजह से पैसा आ रहा है, तो दैट्स वाई ये क्या रहेगा आपका,
पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। कहता है ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60% ऑफ द सेल्स। जो हमने कॉस्ट गुड्स सोल्ड हमने जो की है वो 60% ऑफ सेल्स है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है और सुनो, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज़्यादा है। हमने कहा ओके। फिर कह रहा है और कुछ कह रहा है, कहता है टैक्स आपने जो पे किया वो 7 लाख है। अदर एक्सपेंसेस जो आपने टोटल हुए वो हमारे क्या हैं, वो हमारे हैं 21,45,000। और इसमें कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हैं। आओ इसका क्या करेंगे, इन दोनों का हमें वर्किंग नोट बनाना है, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला पार्ट भी है और हमारे पास में क्या है, टैक्स इसका भी पार्ट है जिसमें हमें प्ले करना है बहुत बेहतरीन तरीके से। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। क्या बनाएंगे वर्किंग नोट किसके लिए? देखो भाई, कैश सेल्स आ रही है तो कैश परचेजेस होंगी, के लिए हम बनाएंगे क्या, हमारा वर्किंग नोट 1। और साथ ही साथ क्या, एक्सपेंसेस पेड के लिए भी एक वर्किंग नोट बनेगा, जो कि बनेगा हमारा वर्किंग नोट नंबर। आ जाइए, ध्यान देंगे यहाँ पे बना लेते हैं वर्किंग नोट्स। सबसे पहला वर्किंग नोट हमारे पास किसका आएगा, कैश परचेजेस का आएगा। तो ध्यान देंगे, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा क्या है, वो है 60% ऑफ सेल्स। क्या है, 60% ऑफ सेल्स, यानी कि क्या है वो, 60% ऑफ 96 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, ये चेक करते हैं। 96 लाख इंटू 60%, ये आ गया आपके पास में 57,60,000। कितना आ जाएगा, 57,60,000। अब ध्यान दो, COGS आपका क्या होता है, COGS होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही तो होता है आपका COGS। COGS का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने जितने गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, कुछ मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, मैंने और कुछ सामान खरीद के लाया, तो इतना मेरे पास टोटल क्या पड़ा हो गया, सामान बेचने के लिए था। लेकिन उसमें से कुछ सामान बच गया। ध्यान दो, ऐसे समझो, मान लेते हैं मेरे पास 200 यूनिट्स पड़ी थी, मैं 1000 यूनिट्स और लेकर आया, तो 1200 यूनिट्स टोटल मेरे पास पड़ी हैं बेचने के लिए, लेकिन उसमें से 100 नहीं बिकी। तो कितनी बिकी, 1100। तो मैं उन 1100 की ही तो कॉस्ट कॉस्ट को क्या कहूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहूंगा। दैट्स वाई इस तरीके से ही हमारा क्या निकलता है, COGS का अमाउंट निकलता है। कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हमें तो COGS का अमाउंट पता है, वो कितना है, 57,60,000। परचेजेस का नहीं पता, इसे परचेजेस ही रहने देते हैं। साथ में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन थी, वो लाइन क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 20,000। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं, परचेजेस इज इक्वल्स टू 57,60,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान से एक बात समझो, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, लेट सपोज क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक आपका 20,000 है, क्या है 20,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक फिर क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो इनका डिफरेंस क्या आ गया, 20,000 आ गया। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज हायर देन 20,000 ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जितना ओपनिंग स्टॉक है उससे 20,000 ज्यादा है, कौन, आपका क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब जब भी हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो हमारा आंसर 20,000 ही आएगा। कितना आएगा, 20,000 ही आएगा। यानी कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 57,60,000 प्लस 20,000। तो आपका कैश परचेजेस आ गया 57,80,000। कितना आ गया, 57,80,000। इसे यहाँ पर आके लिख लीजिए, कैश परचेजेस में 57,80,000। अब आ जाइए किस पे, एक्सपेंसेस पे आ जाइए। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, जो कि है हमारा जो कि है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। इधर आ गया डेबिट, इधर आ गया आपका क्रेडिट। ध्यान देंगे सभी के सभी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट दिख रहा है ना ये? यस दिख रहा है। आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहली चीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो यानी कि इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? का ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और इसका क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा? वो होगा डेबिट साइड, यानी कि बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उल्टा कर दिया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड क्योंकि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है आपका? ओपनिंग बैलेंस होता है आपका ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस होता है आपका कैरिड डाउन। राइट। आ जाओ। देखो इसका ओपनिंग बैलेंस आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कितना है? वो है 82,000, एंड क्लोजिंग है 91,000। तो आ जाओ इसे भर लेते हैं। 82,000 और 91,000। अब ध्यान देना सभी के सभी। कहता है इस साल के जो हमारे एक्सपेंसेस थे, अदर एक्सपेंसेस, वो टोटल हुए 21,45,000 के, यानी कि वो आपके इस साल के एक्सपेंसेस थे बाय एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंस हो गए तो उसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। वो कितने थे इस साल के? 21,45,000। आ जाओ, अब इसका टोटल कर लो। इसका टोटल करोगे 7, 12, ओहो, 22,27,000 आ गया इसका टोटल। कितना आ गया? 22,27,000। इधर भी उतना ही होगा, 22,27,000। उसमें से अगर हम 91,000 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 227,000 माइनस 91,000, ये आ गया आपका 21,36,000। अब ये 21,36,000 है क्या? ये पता है क्या है 21,36,000? ये है आपका, देखो, पिछले साल के एक्सपेंसेस इतने थे, इस साल एक्सपेंसेस और हो गए, लेकिन इतने एक्सपेंसेस अभी भी देना बाकी हैं। ध्यान देना, पिछले इतने एक्सपेंसेस थे, इस बार इतने और हो गए, लेकिन अभी इतने देना और बाकी हैं, यानी कि बचे हुए हमने दे दिए। तो ये जो आपके आया है 21,36,000, ये आपने दे दिए। ये दे दिए तो क्या आएगी आपकी एंट्री? टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ये आपका क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इससे आपका पैसा चला गया, तो आपने एक्सपेंसेस भी पे कर दिए। कितने के पे करे आपने एक्सपेंसेस? 21,36,000 के। अब वो चले गए हैं तो ये ब्रैकेट में आएगा, पैसा आपके पास से चला गया है ना, तो ये नेगेटिव है। सिमिलरली कैश परचेज भी, पैसा आपके पास चला गया तो हम उसे नेगेटिव ही देखेंगे। तो आ जाओ और देखते हैं और क्या क्या है। उसके बाद कहता है टैक्स पेड 7 लाख। अभी देखते हैं क्या और कुछ यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। न्यू मशीनरी इन्वेस्टिंग का है, फर्नीचर इन्वेस्टिंग का है, इन्वेस्टिंग का है, फाइनेंसिंग का है, कैश इन हैंड बैंक, ये तो फाइनल वाला हो गया, यानी कि इन्वेस्ट आपका ऑपरेटिंग का और कुछ भी नहीं है, तो आप इसे यहाँ पर टोटल ले सकते हैं। इसे यहाँ पर टोटल ले सकते हैं, इस अमाउंट को आप यहाँ पर टोटल ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 96 लाख माइनस 7,80,000 माइनस 21,36,000। तो ये आ गया आपके पास में, गलत आ रहा है, दोबारा से कर लेते हैं। 96 लाख माइनस 57,80,000। हाँ अभी भी गलत है। 96 लाख, 96 लाख हो गया, माइनस 7,80,000। ओके, माइनस 21,36,000। ओके, ये आ गया आप सभी के सामने 16,84,000। अब इसमें से आप टैक्स भी पे कर देंगे, टैक्स पेड। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 7 लाख है आपका टैक्स पेड। क्या है आपका? 7 लाख है टैक्स पेड। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7 लाख पे करके, वो आ गया कितना? 9,84,000। कितना आ गया? 9,84,000। एंड वो क्या है? वो है आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या है आपका ये? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पूरे फॉर्मेट को पूरा करते हैं, क्योंकि अब हमें फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग को भी कंसिडर करना है हमारे पास में। आ जाइए। बस बी आ जाएगा आपका, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ध्यान देंगे सभी के सभी, लिखा हुआ है, हाँ परफेक्ट है। चलिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या चल रहा है, आ जाओ ध्यान देते हैं। कहता है हमने न्यू मशीनरी एंड फर्नीचर खरीदा है इतने का, ऑल वर परचेज्ड इन कितने का, 10,50,000 का। तो आ जाओ इसको एंट्री पास कर लेते हैं इसकी कि हमने खरीदा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, हमारे पास से पैसा गया है। तो आओ लिखो, मशीनरी एंड फर्नीचर परचेज्ड। इस परचेज किया है हमने मशीनरी और फर्नीचर, उसकी वजह से 10,50,000 चला गया हमारे पास से, चला गया तो ये नेगेटिव बैलेंस है। आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद कहता है वन इक्विपमेंट वॉज सोल्ड फॉर 20,000, एक इक्विपमेंट हमने बेच दिया 20,000 का। इक्विपमेंट सोल्ड, कितने का बेचा, 20,000 का। 20,000 का बेचा तो पैसे आए हमारे पास में, ये लिख लो 20,000 रिसीव हुए। अब देखो, और क्योंकि यहाँ पर कोई और बात है नहीं किससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, तो यहाँ पे इसे ही छोड़ दो। यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे, कितना आ गया वो, 10,30,000 नेगेटिव। तो ये आपका क्या है, सेकंड। कैश यूज्ड इन, क्योंकि ये नेगेटिव है दैट्स वाई, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या हो जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब हम किसे लेंगे, हमारे सी को, जो कि हमारा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ध्यान देना, कहता है एक राइट इशू किया हमने 50,000 शेयर्स का, 10 ईच पे 3 रुपीज का प्रीमियम। एंटायर मनी वॉज रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा हमें एप्लीकेशन के साथ मिल गया। तो आ जाओ, ये हमने इशू किया है ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे आ जाओ लिखो प्रोसीड्स, ये पैसा मिला है ना, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अब ध्यान देना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, 50,000 हमने शेयर्स इशू करे थे। हर शेयर कितने पे इशू किया, देखो भाई 10 रुपए ईच, यानी 10 रुपए तो लिए ही लिए, साथ साथ 3 रुपए प्रीमियम भी लिए, तो यानी कि हमने हर शेयर पे कितने रुपए लिए, 13 रुपए लिए। तो 50,000 इंटू 13 रुपीज़ हमने लिए, जो कि हो जाएगा 6,50,000। कितना हो जाएगा, 6,50,000 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है डिविडेंड जो है हमने 4 लाख के डिस्ट्रीब्यूट करे शेयर होल्डर्स में, तो यानी कि ये भी हमारे लिए क्या है, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, वो कितने का किया हमने, ओहो भूल गया, वो हमने किया है 4 लाख का। तो आ जाओ इस 4 लाख को यहाँ पे लिख लो, और क्योंकि पैसा गया है तो ये आपका एक नेगेटिव फिगर है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2,50,000 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3। कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आ जाओ फॉर्मेट पूरा करते हैं, बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। अब देखो भाई, हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हम ये देखेंगे कि पूरे साल में लास्ट में चेंज कितना हुआ, तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना पैसा आया उसमें ऐड कर दो, इन्वेस्टिंग में कितना आया उसमें ऐड कर दो, फाइनेंसिंग में कितना आया। जब आप 1, 2 और 3 को आपस में ऐड कर दोगे तो आपको बेसिकली पता चलेगा कि पूरे साल में, कि आपको क्या पता चलेगा, पूरे साल में कितना पैसा आपका चेंज हुआ है नेट में। तो आ जाओ देखते हैं। 9, सबसे पहले हमारे हमारे पास में क्या है, 9,84,000 है। उसके बाद माइनस है 10,30,000, तो माइनस 10,30,000 कर देंगे। फिर जो भी अमाउंट आया उसमें आप ऐड कर देंगे 2,50,000 को। तो ये आपका पता है कितना हो गया, ये हो गया आपका 2,04,000 हो गया नेट चेंज। क्या हो गया, 2,04,000 हो गया नेट चेंज। इसमें ऐड कर दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग बैलेंस कितना था, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,10,000 था। ये आ गया आपका 2,10,000। क्या आ गया आपका, 2,10,000 आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस। अगर आप ओपनिंग बैलेंस था आपके पास, उसमें आपने इस साल में कितना चेंज हुआ वो इफेक्ट कर लिया, तो यानी कि आपको क्या पता चल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आ गया आपका 4,00,000
14,000। हेंस ये क्या निकलना चाहिए आपका? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और क्या वो मैच कर रहा है? यस, वो मैच कर रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा होता तो यानी कि हमारे क्वेश्चन में हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी होती। फुल स्क्रीन कर देता हूं आप लोग के लिए, एक बार इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से अपनी पार्ट पे रिव्यू कर लीजिए। वीडियो को करेंगे पॉज, यहां तक का एक बार पार्ट देख लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और देख लेंगे, या फिर नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसा आप लोग को सही लगे। ऑल राइट, अब एक बार ये देख लीजिए। चलिए, वर्किंग नोट्स की बात कर लेते हैं। एक बार वर्किंग नोट्स देख लीजिए अपने पार्ट पे प्लीज। चलिए, लास्ट वर्किंग नोट। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ हो गया होगा, जबरदस्त तरीके से हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले मेथड की तरफ। किसके मेथड? हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अगले मेथड की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे हम? हमारे ऑपरेटिंग मेथड के एक्टिविटीज के अगले मेथड की तरफ, जिसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। आ जाओ, इनडायरेक्ट मेथड के बारे में चीज़ें समझ कर चलेंगे यहाँ पर। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, एक फॉर्मेट में आपके लिए ऑलरेडी बनाकर लाया हूँ, जिस फॉर्मेट के थ्रू हम क्या समझेंगे? हमारे किसको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझेंगे इस फॉर्मेट के थ्रू। एक बार देख लीजिए क्या है हमारा फॉर्मेट। ये पूरा आप सभी का फॉर्मेट है किसका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए, ये हम पूरा पेड क्लास में आराम से एक एक चीज़ को लिख लिख के करते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपके लिए वही पेड क्लास वाली चीज़ लिख के ले आया हूँ। उसे हम अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। आइए ध्यान देंगे, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन होती है? बैलेंस शीट गिवन होती है एंड पीएनएल अकाउंट गिवन होता है। उसके थ्रू हमें पहुंचना होता है। वैसे मेनली सिर्फ बैलेंस शीट गिवन होती है उस, और कुछ कुछ नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं बहुत सारी। उसके थ्रू हमें पहुंचना होता है कहाँ पर? हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक। आ जाइए, ध्यान से समझते हैं। बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन करंट ईयर माइनस बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन प्रीवियस ईयर। जब आप इन दोनों को, क्योंकि देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है बेसिकली, ओके, रिजर्व एंड सरप्लस में बेसिकली क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आपका बैलेंस होता है प्रॉफिट का। किसका बैलेंस होता है? प्रॉफिट का, जो कि आपने पिछले साल कमा के छोड़ा था और इस साल कमा के छोड़ा है। तो देखो भाई, पिछले साल लेट सपोज आपका पिछले साल रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस था 90,000। कितना बैलेंस था? 90,000। इस साल हो गया है 1 लाख। तो आपने इस साल एडिशनल कितना कमाया? 10,000 कमाया ना इस साल। तो वही 10,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन करंट ईयर माइनस बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन प्रीवियस ईयर। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? हमारा फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो में प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल रहे होंगे। अब आ जाओ, समझो एक चीज को ध्यान से। ये तो था हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर आपने कभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, मुझे पता है आप सभी ने बनाया है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में पता है क्या बातें होती हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बातें होती है मस्ती मजाक की, नहीं होती। यहाँ पे आपका लिखा होता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन। यहाँ पे लिखा होता है आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन। और यहाँ पर आपका आता है बाय प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आपने इस साल कमाया है ये वही है। ये क्या है? ये प्रॉफिट वही है। अब इस प्रॉफिट में आप बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचते हैं। इस प्रॉफिट में आप बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं? टू टैक्स पेड। आपने प्रॉफिट कमाया, गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हो। ये प्रॉफिट क्या है आपका? ये नेट प्रॉफिट है। ध्यान से, ये आपका नेट प्रॉफिट है, बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट डालते हो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और आपके पास फाइनल बैलेंस आता है, वो आता है आपका टू प्रॉफिट फॉर द ईयर। टू प्रॉफिट, जो आप फाइनल, जिसे आप टू प्रॉफिट फॉर द ईयर कहते हैं, इसे आप डाल देते हैं कहाँ पे? रिजर्व एंड सरप्लस में। अब देखो, इस नेट प्रॉफिट से आप बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। आप क्या करते हो? टैक्स पे करते हो। आप क्या करते हो? डिविडेंड देते हो। आप क्या करते हो? रिजर्व्स में पैसा डालते हो। तब आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब अगर आपको
प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, देखो भाई नेट प्रॉफिट में से आपने ये तीन चीजें माइनस करी तो आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल गया। लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर है और आपको नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है तो आप क्या करोगे, इन चीजों को ऐड बैक कर दोगे, इन चीजों को क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। वही करना है हमें। देखो हम क्या करेंगे, टैक्स मेड को ऐड कर देंगे, जितना हमने प्रोविजन इस साल टैक्स का बनाया, डिविडेंड को ऐड कर देंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को कर देंगे, और माइनस कर, ये माइनस वाली चीज आपको अभी बताता हूँ। बेसिकली जब ये तीन चीजें हमने क्या कर दी, ऐड कर दी, तो हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। भैया आप बताना क्या चाह रहे हो, अभी बताता हूँ, ध्यान देना, अभी बताऊंगा पूरी अच्छे से, एक एक चीज बताऊंगा, बस इतना समझो। हमने ये ऐड क्यों किया, ये तीनों चीजों को ऐड करने का रीजन क्या है, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जाना था। किससे पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जाना था। कहां तक जाना था, एक बार फिर से सुनेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जाना था, एक बार फिर से सुनेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हमें जाना था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जाने के लिए हमने क्या करा, प्रॉफिट फॉर द ईयर में ये तीन चीजें ऐड कर दी। अब सुनो, टैक्स का जैसे आप टैक्स बना रहे हो तो आप उसे ऐड कर रहे हो, अगर टैक्स का रिफंड आ गया तो उसे माइनस कर दोगे। सिमिलरली ट्रांसफर टू रिजर्व की जगह अगर ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व होगा तो आप क्या कर दोगे, उसे माइनस कर दोगे ऐड करने की जगह। अब समझो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके लिए हमें पता है कहाँ जाना है, उसके लिए हमें जाना है कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। क्यों, क्योंकि हम तभी हमारे पास नेट में बैलेंस आ जाएगा अगर हम कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक चले गए। ऐसा क्यों, कैश सेल्स में से आप कैश परचेजेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपके पास वही पैसा तो आएगा जो आपने नेट में पैसा कमाया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, वही पैसा आएगा ना, तो वही तो हम निकाल रहे हैं। तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। अब समझो, हमने बचपन में एक चीज़ सीखी थी, जब हम कुलदीप सर हमें अकाउंट्स पढ़ाते थे फाउंडेशन में या फिर 11th 12th में, तो हमने एक चीज़ सीखी थी वहाँ पे। वो क्या सीखी थी कि हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सेल्स में से परचेजेस माइनस करते हैं, ये सारी चीज़ें माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लिखते हैं फिर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं, हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। अब ध्यान दो, मुझे यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, लेकिन वो कैसा चाहिए, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दो, नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट के लिए हम करते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस, ध्यान देना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम क्या माइनस कर देते थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और ऐड कर देते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। तो अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आना है तो हम क्या करेंगे, इसे इस साइड भेज देंगे। इसे कहाँ भेज देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम को इस साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन हमें यहाँ पे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, यानी कि जो नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं हमें उन्हें भी करना पड़ेगा एडजस्ट, तो यानी कि प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे नॉन कैश इनकम। जब ये सारी चीज़ें आपकी हो रही होंगी, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम को भी आप जब एडजस्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब ध्यान दो, इधर आओ, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम ऐड करेंगे किसे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और नॉन कैश एक्सपेंसेस को। आ जाओ, यहाँ पे वही हो रहा है, प्लस एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। वो कौन कौन से हैं, डेप्रिशिएशन आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इंटरेस्ट आपने पे किया लोन पे, ये आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस है, प्रीलियनियर एक्सपेंसेस नॉन कैश एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। भैया ये नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग क्या है क्या नहीं है, हमें ये कैसे पता चलेगा, देखो भाई, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए जरूरी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको बिजनेस चलाने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, जरूरी है कि आप बिजनेस चलाने के लिए डेप्रिसिएशन लगाओ, नहीं।
क्या जरूरी है कि आपको बिजनेस चलाना है तो आपको लोन और डिवेंचर लेने ही पड़ेंगे? आप अपना पैसा लगा लेते, जरूरी नहीं था ये। रेंट देना जरूरी था। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे काम किया है। देखो, गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश है, ये तो नॉन कैश है, आप सभी को पता है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपकी सेल ऑन लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई, ये आपके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ी है, ये आपकी ऑपरेटिंग लॉस थोड़ी हुआ। ये तो आपके लिए क्या है, एक नॉन ऑपरेटिंग है। आपका प्रिंसिपल काम थोड़ी है आपका अपने एसेट्स को बेचना, लेकिन आपने यहाँ पे अपने एसेट्स को बेचा, आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग इसलिए बन गया। तो बेसिकली जो आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है, उसके जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसे हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को आप ऐड करेंगे, सिमिलरली आप माइनस करेंगे किसे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को और नॉन कैश आइटम्स को, तो आपको मिल जाएगा डिविडेंड। वो आप इनको माइनस कर देंगे, जो कि क्या क्या है आपका, डिविडेंड रिसीव्ड आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और नॉन कैश इनकम आपके लिए क्या है, एप्रिसिएशन है। जिस तरीके से डेप्रिसिएशन था उसका उल्टा एप्रिसिएशन, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बात आ जाती है, भैया ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का क्या खेल है? देखो भाई, ध्यान से सुनो। ये जो अभी हमने इतनी देर से बात करी थी, ये जो हमने इतनी देर से इतनी सारी बातें करी थी, बकवास करी थी, एक्चुअली में बकवास तो नहीं करी थी, लेकिन हमने क्या करी थी, इतनी सारी जो ये बातें करी थी, इन बातों से हमें क्या मिला? इन बातों से हमें मिल गया कि कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है हमारे पास में, लेकिन अभी हमारे वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं हुए। भैया वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं होएगा मतलब क्या है, कैश के अलावा, ये तो हमने कैश के चीजें ले ली कि कैश कहाँ से आया कहाँ गया, लेकिन ये तो सिर्फ सेल और परचेज की बात हुई। क्या पता आपका पिछले साल किसी डेटर ने इस साल पैसे दिए हों, पिछले साल किसी क्रेडिटर के आपने इस साल पैसे दिए हों, उनको भी तो लेना पड़ेगा, है तो ऑपरेटिंग के पार्ट वो भी। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस लगा देते हैं कि वर्किंग कैपिटल अभी चेंज नहीं हुआ, उससे पहले का कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। फिर हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट को, माइनस कर देंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को, तो हमें मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। अब इसका मतलब पता है क्या है, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया हमने डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड क्यों किया? एग्जाम्पल समझो, डेटर्स हमारे लिए क्या है, करंट एसेट है। करंट एसेट, पहले डेटर हमारे पास 70,000 थे, इस साल 50,000 हो गए, इसका मतलब 20,000 डेटर कम हुए हैं, इसका मतलब उन्होंने हमें पैसा दिया है, पैसा दिया है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पैसा उन्होंने दिया है तो वो पैसा ऐड हो जाएगा। सिमिलरली लेट सपोज स्टॉक था, स्टॉक अगर मैंने इस साल खरीदा है, नहीं सॉरी, स्टॉक मेरे पास पिछले साल 30,000 था, इस साल 10,000 है, यानी 20,000 का कैश, सॉरी स्टॉक बिक गया, स्टॉक बिक गया तो पैसा आया होगा, तो हम क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होता है, सिमिलरली अगर इंक्रीज इन करंट एसेट होगा तो वो माइनस हो जाएगा। बात करते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी की। मान लेते हैं पिछले साल क्रेडिटर्स 90,000 थे, इस साल 60,000 हो गए, मैंने 30,000 की पेमेंट कर दी तभी तो वो कम हुए हैं। 30,000 की मैंने पेमेंट कर दी, इसका मतलब क्या है, मेरा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे करा है माइनस। क्या करा है, माइनस। लेकिन अगर इंक्रीज होगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, इतनी सी बात है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया बिफोर टैक्स। इसमें से जब हम टैक्स पेड को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब दो जगह बच्चों को आता है डाउट, कहते हैं भैया सुनो, हमने यहां पर टैक्स को ऐड किया है और लास्ट में हमने टैक्स को माइनस किया है, हम इसके बदले क्या करेंगे, हम करेंगे ही नहीं। तो आओ ध्यान से सुनो, जब हम यहाँ पे टैक्स मेड जो बना रहे हैं ना, ये एक्चुअल में प्रोविजन है। कहाँ गया मेरी उंगली, ये रही, ये क्या है, एक्चुअल में प्रोविजन है। मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। आज 31 दिसंबर है, नहीं सॉरी आज 31 मार्च है, आज मैंने अपने अकाउंट्स को क्लोज करा, क्या आज ही मैं टैक्स देने चले जाऊंगा गवर्नमेंट के पास? नहीं जाऊंगा ना। मैं क्या करूंगा, एक प्रोविजन बना लूंगा कि इतनी इनकम पे इतना टैक्स आ सकता है। वो मैं प्रोविजन क्यों बनाता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स MAT करके एक क्या होता है, बैलेंस होता है, या AMT करके बैलेंस होता है, कंपनीज को उसका कंप्यूटेशन करना होता है, पहले टैक्स ऑडिट कराना होता है, जिसकी ड्यू डेट बहुत बाद में आती है, जुलाई अगस्त में आती है। अब आप एक बात समझो, जिसकी ड्यू डेट जुलाई में आने वाली है, उसकी मैं क्या आज बता सकता हूँ कि मेरे को टैक्स कितना पे करना है? नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोविजन बना लेता हूँ टैक्स का, उसको मैं कर रहा हूँ ऐड। अब समझो, ये साल मेरा खत्म हो गया, अब मेरा साल शुरू हो गया, नया साल। नए साल में मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले साल का जो टैक्स लायबिलिटी थी वो मुझे इस साल देनी पड़ेगी। 31 मार्च को साल खत्म हो गया, लेकिन मैं टैक्स कब दे रहा हूँ, 31 जुलाई को, वो इस साल में काउंट आ गया, यानी कि जो पिछले साल का टैक्स था वो मैंने इस साल दिया है। तो पिछले साल के टैक्स को हम इस साल माइनस करेंगे, और इस साल के टैक्स को हम प्रोविजन बना रहे हैं तो उसे यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ताकि हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाए। ये था इसके पीछे का लॉजिक। एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग पूरी तरीके से इस फॉर्मेट को रिविजिट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने पार्ट पे लिख लीजिए।
मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने यहाँ तक या तो वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। अगर नहीं किया तो जाओ वीडियो को बैक करो, पॉज करो, लिखो। स्क्रीनशॉट मतलब लिखो, एक एक चीज़ लिखो, तब मज़ा आएगा। तो आ जाओ, अब वही मज़ा हम कंटिन्यू करते हैं कहाँ पे, हमारे क्वेश्चंस में। ये चीज़ें कुछ नहीं लिखी हैं, एक बार इन्हें ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अंडर इनडायरेक्ट मेथड द नेट कैश फ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज डिटरमाइंड बाय एडजस्टिंग नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द इफेक्ट ऑफ नॉन कैश आइटम्स, चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड इन इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग रिसीवेबल एंड पेबल, ऑल अदर आइटम्स कैश इफेक्ट जिसके लिए आता है। वही सारी बातें हैं। कहता है इनडायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इन रिकन्सिलेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। इन अदर वर्ड नेट प्रॉफिट और लॉस आर एडजस्टेड फ्रॉम फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच में बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी अभी लॉजिक के साथ फॉर्मेट जब बता रहा था मैंने बता दिया था। ये वही सारी चीज़ें अंग्रेजी में लिख रहा है जिसे मैंने हिंदी में बताया है। आ जाओ, बिना किसी देरी के सीधा पहुंच जाते हैं हम एक क्वेश्चन करने। क्वेश्चन कहता क्या है, आ जाओ नीचे पढ़ते हैं। You are required to prepare a statement showing net cash flow from operating activities. Net cash flow from operating activities के लिए हमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर बनाना है जिसमें हमें सिर्फ ऑपरेटिंग वाला पार्ट ही देखना है। तो आ जाओ, उसका पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहले हमारे पास हमने क्या सीखा था। सबसे पहले हमने सीखा था, देखो यार, ये अगर आप इतना सब कुछ बनाने जाओगे ना एक ही फ्लो एक ही स्टेटमेंट में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम पता है क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। सीधा सीधा क्या बनाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे हम सीधा एक ही चीज़ लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके लिए हम क्या बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। आ जाओ वर्किंग नोट बनाते हैं, एक पेज छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। आ जाओ नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग टैक्स के लिए, सॉरी, नेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट्स नंबर 1। आ जाओ सब, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमने सीखा था कि रिजर्व एंड सरप्लस का हमारे पास बैलेंस होगा। क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस होगा करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर से माइनस कर देंगे उसे। तो आ जाओ देखते हैं, यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो बेसिकली बात वही है। इस साल 6 लाख है, पिछले साल 4,20,000 था। तो आ जाओ भर लेते हैं इसे। बैलेंस ऑफ पी एन एल अकाउंट इन प्रीवियस ईयर, इन करंट ईयर सॉरी, माइनस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रीवियस ईयर। इस साल कितना है, 6 लाख, पिछले साल कितना था, 4,20,000। इसे कर दोगे माइनस तो कितना आ गया, 1,80,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसमें आप ऐड करेंगे बहुत सारी चीज़ें। आ जाओ, वो बहुत सारी चीज़ें क्या थी, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, टैक्स मेड का प्रोविजन, और क्या क्या था, डिविडेंड पेड, और क्या क्या था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व्स बेसिकली। आ जाओ अब ध्यान दो क्या क्या इसमें हो रहा है। देखो भाई, जनरल रिजर्व पिछले साल कितना था, 4,20,000, 2,40,000। इस साल हो गया है 2,90,000, यानी कि आपने 50,000 जनरल रिजर्व में डाला है। तो आ जाओ इसमें 50,000 यहाँ पे लिख लो, ट्रांसफर टू रिजर्व में 50,000 ऐड हो जाएगा।
उसके बाद देखो इधर आओ, तो हमने जनरल रिजर्व को ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ले लिया। नीचे आ जाते हैं, और क्या क्या होता है हमारा, डिविडेंड होता है, राइट। तो देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमने टैक्स इतना बनाया है 1,92,000 का, और प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट भी है, यानी कि ऑलरेडी वो बैलेंस शीट में हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसका। आ जाओ वर्किंग नोट बनाते हैं। इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का। अब देखो यार, ये आपकी एक लायबिलिटी है, तो इसका क्या होगा, बैलेंस क्या होगा इसका, क्रेडिट बैलेंस होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अब इसका क्या है, क्रेडिट बैलेंस, यानी कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और क्लोजिंग बैलेंस इसका इस साइड आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओहो हो, फिर गलती कर दी मैंने, ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन में गलती हो रही है यार बहुत ज़्यादा। कुलदीप सर मारेंगे अगर कुलदीप सर ने देख लिया गलती से भी तो। आ जाओ, देखो भाई क्या कह रहा है, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 2,10,000, तो आ जाओ इसे भर लेते हैं, 1,60,000 एंड 2,10,000। ठीक है, उसके बाद आओ, इस साल प्रोविजन बनाया है, इस साल आपने क्या किया, प्रोविजन बनाया है, तो आपके लिए एक लाइबिलिटी बनी है, तो ये क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, बाय पीएनएल अकाउंट, प्रोविजन मेड। कितने का प्रोविजन बना है इस साल, वो देख लेते हैं, 1,92,000 का। बस अभी के लिए इसे इतना ही छोड़ दो, तो इसका टोटल भी कर लेते हैं, एक काम करो, 1,92,000 प्लस 1,60,000, इसका आ गया टोटल 3,52,000, 3,52,000। अब ध्यान दो, इधर आओ, ये हमने प्रोविजन क्या करा है, बनाया है इस साल, कितने का, 1,92,000 का, तो उस प्रोविजन को यहाँ पे लिखोगे ना, प्रोविजन मेड, टैक्स प्रोविजन मेड बनाया है इस साल, तो 1,92,000 को यहाँ लिखोगे, तो ये एडजस्टमेंट को हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद आओ देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने उठा लिया इसे, क्या बचा, डिविडेंड वाली बची ना, क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। तो डिविडेंड के लिए क्या, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड नहीं है, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे डिविडेंड की आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आ जाओ ऊपर देखते हैं, देखो यहाँ पे है, कहता है प्रपोज्ड डिविडेंड, पिछले साल इतना था, इस साल इतना है। अब देखो भाई, इस साल का डिविडेंड जो आपने प्रपोज करा है, अभी आपने पे नहीं किया ना, इस साल का आपने सिर्फ प्रपोज करा है, लेकिन आप इसी साल वाले डिविडेंड को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे, तो यानी कि आपका ये जो 2,82,88,000 है, ये ऐड होगा। क्यों, पिछले साल वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर रहे हैं, उसमें यही 2,88,000 को हमने कंसिडर करा होगा। आ जाओ अब इन चीज़ों को ऐड करके आंसर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1,80,000 प्लस 1,92,000 प्लस 2,88,000 प्लस 50,000, तो ये आ गया हमारे पास में कितना, 7,10,000 आ गया क्या, नेट प्रॉफिट। इसे यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा माय डियर झल्लो जिगर के छल्लो, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आ जाओ उन एडजस्टमेंट्स को लेकर चलते हैं। सबसे पहले आ जाओ देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाओ, नीचे आ जाओ, इन्वेस्टमेंट इसने सोल्ड करी है इतने की, अभी देखते हैं उसे। ड्यूरिंग द ईयर ओल्ड मशीन इतने की बेची, 82,000 की, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 90,000। तो ध्यान दो, रिटर्न डाउन वैल्यू 90,000 थी, हमने बेची कितने की, 72,000 की। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 90,000, बेची 72,000 की, यानी कि लॉस हो गया। इस लॉस को हम कंसिडर करेंगे, करेंगे। साथ ही साथ क्या हुआ है, मशीन, ये तो इन मशीन की बात हुई है, राइट। उसके बाद देखो, इन्वेस्टमेंट हमने 70,000 की बेची, ओके, डेप्रीशिएशन हमने चार्ज करा है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों का वर्किंग नोट बनेंगे। आ जाओ वर्किंग नोट बनाते हैं, एक एक चीज़ को उड़ाते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, क्योंकि पहली एडजस्टमेंट उसी की है। तो आ जाओ इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नोट बना लेते हैं।
इसका भी वही प्रॉफिट पर्टिकुलर्स और अमाउंट खुद लिख लेना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये आपका तीसरा वर्किंग नोट है। आ जाओ। कहता है इन्वेस्टमेंट हमने इतने की बेची है, उससे पहले इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देख लें। इन्वेस्टमेंट 4,80,000 आपका क्या है ओपनिंग, और 4,40,000 है आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो आ जाओ इसे ले लेते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट होता है तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रॉट डाउन कितना था आपका 4,80,000 एंड कैरिड डाउन था आपका 4,40,000। इन्वेस्टमेंट बेची थी आपने कितने की? आपने इन्वेस्टमेंट बेची थी 70,000 की, यानी कि बाय बैंक अकाउंट। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कम हो रही है ना, तो वो क्रेडिट हो जाएगी, इसलिए बाय बैंक अकाउंट 70,000। तो ये आपका कितना आ गया? 5,10,000। ये आ गया आपका 5,10,000। अब ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट आपने बेची 70,000 की, 4,10,000। ध्यान दो, कहते हैं 4,80,000 आपके पास पहले पड़ा था, अब आपके पास 4,40,000 है। यानी कि इन्वेस्टमेंट आपने 30,000 कितने की बेची है? 40,000 की। लेकिन बेची कितने में? 70,000 में। यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ होगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कितना आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर? 30,000। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे प्रॉफिट ऑन सेल को, और यहाँ से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक नॉन कैश आइटम है। माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितनी है वो? 30,000 है। नॉन नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए माइनस हो रही है। आ जाओ। उसके बाद देखो, इन्वेस्टमेंट वाला हमने ले लिया। उसके बाद कहते हैं एक ओल्ड मशीन 1,60,000 की जो थी, उसे हमने 72,000 में बेचा है। इधर देखो, पहले मशीन की तरफ आओ। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में क्या बात हो रही है? 12 लाख से 13,20,000 की हुई है। 12 लाख से कितने की हुई है? 13,20,000 की हुई है। और ओपनिंग बैलेंस पे पहले हमने क्या लगाया था? डेप्रिसिएशन लगाया था। तो आ जाओ पहले प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा देते। आ जाओ, डेप्रिसिएशन ऐड होगा प्लस डेप्रिसिएशन। क्या होगा? प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ध्यान दो। अब यहाँ पे ना, अगर हमें सेल, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने पे लग रहा है? ओपनिंग बैलेंस पे 20%। तो देखो, ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का कितना है? 12 लाख। तो 12 लाख पे 20% कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2,40,000। कितना हो जाएगा? 2,40,000। अब देखो, अगर यहाँ पे हमें निकालना होता, पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग भी बनाना होता, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता, तब हम पता है क्या करते इस क्वेश्चन में? तब हम इस क्वेश्चन में एक चीज़ और करते, हम मशीनरी का अकाउंट बनाते। लेकिन यहाँ पे उसकी रेलेवेंस नहीं है। यहाँ पे उसकी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि हमें सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस को कंसिडर करना है। तो आ जाओ देखो, कहता है ड्यूरिंग द ईयर हमने 1,60,000 की मशीन जो थी, हमने खरीदी थी जब, उसे 72,000 में बेचा। लेकिन आज इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 90,000 थी। 90,000 आज की वैल्यू थी, उसे हमने 72 में बेचा, यानी 18,000 का लॉस हुआ। लॉस हुआ मशीनरी पे, क्या है हमारे लिए? एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस। इसे ऐड कर देंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। वो कितना आ जाएगा आपका? 18,000। उसके बाद देखो, आ जाओ और चीज़ देखते हैं। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। कहते हैं कोई सेल और परचेज नहीं है, किसमें? बिल्डिंग और लैंड में, पूरे साल में। तो देखो, बिल्डिंग और लैंड, ये 12 लाख हो गया, इसको भी सर्कल कर लेते। देखो, बिल्डिंग और लैंड पहले 14 लाख था, अब 13 लाख बचा, लेकिन कोई सेल परचेज तो हुई नहीं। पहले 14 लाख था, अब 13 लाख हुआ, कोई सेल परचेज तो हुई नहीं। इसका मतलब क्या है? डेप्रिशिएट हुई है आपकी बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? डिप्रिशिएशन लगा देंगे बिल्डिंग पे 1 लाख का, और उसे भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। वो कितने का है आपका? 1 लाख का। वो भी आपका ऐड हो जाएगा डेप्रिशिएशन। उसके बाद देखो और क्या क्या गिवन है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया था, जो कि आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो आपके डिबेंचर्स पे थे, उसको आपने राइट ऑफ करा 40,000, तो उसे भी आप ऐड करोगे, प्लस प्रीमियम रिटर्न ऑफ, उसे भी आप क्या कर रहे हो? ऐड करोगे, क्योंकि ये क्या है आपके लिए? एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो आप इसे कितना है आपका? 40,000 है, ये भी ऐड हो जाएगा। 40,000 भी आपका ऐड हो जाएगा। अब देखो लास्ट में आ जाओ, और कुछ बचा है क्या यहाँ पे?
सारी एडजस्टमेंट को हमने कंसिडर कर लिया। अब आ जाओ फटाक से ऊपर, इन सारी चीज़ों को देखो। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स का कोई रोल नहीं आएगा अभी, यहाँ पे 10 लाख से 6 लाख हो गए हैं। हम क्या करते, अगर हमारे पास फाइनेंसिंग वाला होता तब हम इसे कंसिडर करते, बट यहाँ पे नहीं करेंगे। आ जाओ गुडविल पे। गुडविल आपकी 2 लाख से 1,60,000 हुई है। इसका मतलब क्या है, गुडविल कम हुई है, यानी गुडविल आपने राइट ऑफ करी होगी 40,000। यानी कि यहाँ पे ऐड कर दो गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने की राइट ऑफ हुई है आपकी गुडविल? 40,000 की आपकी गुडविल राइट ऑफ हुई। आ जाओ देखते हैं अब और क्या क्या है। और कुछ बचा क्या? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। क्रेडिटर्स को हम कब लेंगे? वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में लेंगे। स्टॉक को वर्किंग कैपिटल में लेंगे, डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को वर्किंग कैपिटल में लेंगे। बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। कैश एंड बैंक को तो हम फाइनल में चेक करते हैं कि ऐड करके आ रहा है नहीं आ रहा, तो यानी कि अब बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो देखो ये कितना हो गया, 30,000 नेगेटिव। उसके लिए आप क्या करोगे, कैलकुलेटर पे लो 30,000, और ये वाला प्लस माइनस वाला बटन है ना, ये दबा दो। ये देखो ये प्लस माइनस का बटन है, ये दबा दो तो -30,000 आ जाए। -30,000 प्लस 2,40,000 प्लस 18,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 40,000, तो ये आ गया आपके पास में 4,08,000। कितना आ गया? ये आ गया 4,08,000। मेरे पीछे छुप गया ना, अब सही है। ये 4,08,000 आ गया। अब आ जाओ इसे नीचे ले आओ। ये आपका क्या आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग। आपने सभी को कर दिया है एडजस्ट, तो आपका आ जाएगा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये कितना आ जाएगा, 4,08,000 प्लस 7,10,000, तो ये आ जाएगा आपका 11,18,000। कितना आ जाएगा माय डियर झल्लो जिगर के चल लो, 11,18,000 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे। आ जाओ, प्लस, ध्यान दो, क्रेडिटर्स आपके क्या हो रहे हैं, 3,70,000 से 4,30,000 हो गए, यानी क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं। डिक्रीज होते तो हम पेमेंट करते तो माइनस होते। तो सिमिलरली करंट लाइबिलिटी जब आपकी बढ़ती है तो उसे हम ऐड करते हैं, तो यानी कि इसे कर लो ऐड, इंक्रीज इन डेट, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, आ जाओ चेक करें। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स हैं आपके 60,000। उसके बाद आ जाओ देखो और क्या हो रहा है, स्टॉक आपका 8 लाख से 7,70,000 हो गया, यानी कि कम हुआ है। जब आपका करंट एसेट कम होता है उसे हम ऐड करते हैं, प्लस डिक्रीज इन स्टॉक। कितने से, 30,000 से। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद देखो डेटर्स, 576 से 830 हो गए, डेटर्स बढ़ गए। करंट एसेट आपका बढ़ता है तो क्या होता है, माइनस करते हैं उसे हम। क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि इंक्रीज इन डेटर्स हो जाएगा माइनस। कितना माइनस होगा चेक करो, आओ। अभी कितना है, 8,30,000, सो 8,30,000 माइनस 5,76,000, ये हो गया आपका 2,54,000। कितना हो गया, 2,54,000 माइनस। उसके बाद आ जाओ देखियो, प्रीपेड एक्सपेंस पहले 30 था अब 22 हो गया। करंट एसेट आपका कम हुआ है तो ऐड हो जाएगा 8,000, प्लस डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो कितना है 8,000। तो आ जाओ इसको पूरे को कंसिडर करते हैं। 60,000 प्लस 30,000 माइनस 2,54,000 प्लस 8,000, तो ये आ गया आपका -1,56,000। कितना आ गया, -1,56,000। अब आ जाओ, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। तो आ जाओ, इसे आप करोगे कर 1,18 सॉरी 11,18,000 माइनस 1,56,000, तो ये आ जाएगा आपका 9,62,000। कितना आ गया, 9,62,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे, टैक्स को माइनस कर देंगे, माइनस टैक्स पेड।
तो आपका क्या आ जाना चाहिए, आपका आ जाना चाहिए फाइनल आंसर, जो कि आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कैश पेड आपका कहाँ से आएगा, उसके लिए हमने एक वर्किंग नोट बनाया था, ध्यान देंगे अगर, ये देखो, पहले आपका ओपनिंग बैलेंस इतना था, अब बैलेंस आपका इतना बचा, बीच में आपने प्रोविजन भी बनाया, यानी कि जो बाकी बचा हुआ बैलेंस था वो क्या हुआ होगा, वो आपने पे कर दिया होगा। देखो 1,60,000 का बैलेंस पहले था, इस साल हमने इतना बैलेंस और बनाया, यानी 3,52,000 हमारे पास पड़ा था, लेकिन हमने लास्ट में देखा वो तो 2,10,000 ही पड़ा है, यानी कि जो 1 लाख बचा हुआ क्या है, 1,42,000, वो हमने पे कर दिया होगा। आपने टैक्स पे किया है तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए ये डेबिट साइड आ रहा है। ये आ जाएगा आपका 1,42,000 यहाँ पर टैक्स पेड। इसे आप माइनस करोगे अगर, तो ये आ गया आपका कितना, 8,20,000 आ गया आपका क्या फाइनल आंसर, जो कि है कैश, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कर देता हूँ आप लोग के लिए फुल स्क्रीन, एक बार पूरे क्वेश्चन को रिविजिट कर लीजिए, अपने पास में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी ने सब कुछ अपने पार्ट में नोट कर लिया होगा। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो घुट पानी के, ओ, पानी ही नहीं है इसमें, चलो मैं पानी लेकर आया, 1 सेकंड रुकेंगे। ओके, पानी तो भैया पी लिया है हमने। हम्म, आ जाओ फिर अब आगे बढ़ते हैं। ओहो, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी क्लास का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन देखो भाई, अगर आप इधर आओ, पहले मेरी सारी की सारी एडजस्टमेंट देखो। इन्वेस्टमेंट सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 15,000, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। एक ओल्ड मशीन 80,000 की थी, जो कि हमने 36,000 में बेच दी, आज इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 45,000 है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम एडजस्टमेंट। डेप्रीशिएशन 20% हमने चार्ज करी ओपनिंग बैलेंस में, प्रीवियस एडजस्टमेंट। कोई सेल परचेज नहीं है लैंड बिल्डिंग की, प्रीवियस क्वेश्चन। टैक्स हमने प्रोविजन का 1,96,000 नहीं बनाया, सिर्फ 96,000 बनाया है। प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किया कंसिडरेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग द ईयर। सारी एडजस्टमेंट सेम है, A to Z सारी एडजस्टमेंट। क्या क्या बनाना है हमें, हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये तो आप बनाओगे भैया होमवर्क, और इसका आंसर आप लिखोगे कमेंट में। ये आप होमवर्क में क्यों बनाओगे, लास्ट चैप्टर हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट किया था, वहां पे सिखाया था, तो अब खुद से कर लेना। ठीक है, आ जाओ, ये क्वेश्चन हम करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेहतरीन तरीके। आ जाइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट आप खुद लिख लेंगे, मुझे आप लोग पे अब इतना भरोसा है कि ये चीज़ें आप खुद लिख सकते हैं। पर्टिकुलर्स आ जाइए, सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन से। कहाँ चलते हैं, सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले एक बार देख लेता हूँ मैंने यहाँ पे किस तरीके से लिया था। ओके, सॉरी, वाइट पिंक एंड ग्रीन, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके लिए हम क्या करेंगे माय डियर झल्लों जिगर के छल्लों, उसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स, बिफोर टैक्स एक्स नहीं नहीं नहीं, रोएगा नहीं कोई एक्स का नाम सुन के, जिसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। आ जाइए वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, बैलेंस होता है किसका, पीएनएल वगैरह का। तो आ जाओ देखते हैं, पीएनएल का बैलेंस है। पिछले साल 2,10,000 था, इस साल 3 लाख हो गया है, तो यानी कि 90,000 से बैलेंस बढ़ा है।
तो इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से कि प्रॉफिट फॉर द ईयर वो कितना है, 3 लाख से हो गया है 2,10,000, सॉरी 2,10,000 से हो गया है 3 लाख, तो यानी कि 90,000 आपका बढ़ा है। आ जाइए आगे देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व वगैरह वाली चीज़ों को ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्लस प्रोविजन मेड प्लस डिविडेंड प्रपोज इस साल का, उस सब चीज़ों को ऐड करते हैं। तो आओ वो सारी चीज़ें ऐड करें यहाँ पर, यहाँ पे होगी ना, यस, टैक्स मेड प्लस ट्रांसफर्ड जनरल रिजर्व प्लस डिविडेंड, और ब्रैकेट में लिख दो प्रपोज्ड, इस साल का जो हमने प्रपोज किया है वो। आज हमने प्रॉफिट कमाया है, आज ही थोड़ी उन्हें डिविडेंड बांट देंगे, आज तो हम सिर्फ प्रपोज कर रहे हैं। और एक्चुअल में कब देंगे, जब एनुअल जनरल मीटिंग हो जाती है, इसके बारे में आपको लॉ में दिशा मैम बताती हैं, कंपनी लॉ में। आ जाओ क्या कहता है क्वेश्चन, हाँ ये, तो आ जाओ सबसे पहले इन सारी चीज़ों को देखते हैं। कहता है प्रोविज़न जो साल में बना है टैक्स का वो कितना बना है, 76,000, ओहो गलती कर दी मैंने, हाँ इसको मिटा देते हैं, नीचे होमवर्क वाला नहीं मिटाऊंगा, वो तो होमवर्क याद है आप लोग को ही मिलेगा, ध्यान दो। 96,000 का हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया है, तो आ जाओ इसका वर्किंग नोट भी बना लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, टैक्स, क्या, डेबिट क्रेडिट, ओहो, अमाउंट पर्टिकुलर्स पूरी तरीके से आप खुद लिख लेना। इस साल का प्रोविज़न बना है, यानी कि कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, बाय पीएनएल अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे हम मेड, इस साल का बना है ना इसलिए। चलो आ जाओ, बस अभी से इतना ही छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें करेंगे। अब प्रोविज़न बना है तो यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा, कितने का, 96,000 का। यहाँ पे हमने अमाउंट लिखा क्या, 96,000 नहीं लिखा, लिख देते हैं 96,000। इस साल का बना है ना, तो लायबिलिटी बड़ी है तो क्रेडिट साइड आएगी, इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। आ जाओ और देखते हैं, जनरल रिजर्व वाला केस देखते हैं। पिछले साल 1,20,000 था, एक साल 45,000 हो गया, यानी 25,000 से बड़ा है, यानी कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, 25,000। कितना है माय डियर झल्लो जिगर के चलो, 25,000। उसके बाद आ जाओ, डिविडेंड हमने प्रपोज कितना करा है इस साल वो देख लेते हैं। प्रपोज डिविडेंड 1,44,000, 1,44,000। तो आ जाओ इन सब चीज़ों को ऐड कर दो, 90,000 प्लस 96,000 प्लस 25,000 प्लस 1,44,000, तो ये आ गया आपका 3,55,000। क्या आ गया, 3,55,000 आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, लिखो एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इनके एडजस्टमेंट करेंगे। आ जाओ देखते हैं। एक काम करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ऊपर बना लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है ना, मतलब खत्म हो गया, तो नीचे हमें एक वर्किंग नोट्स और बनाने पड़ेंगे ना, इसलिए एक काम करते हैं, इसे ऊपर बना लेते हैं। चलो बेहतरीन। तो हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे अब किसकी, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। आ जाओ उसके लिए सबसे पहले आ जाओ यहीं पे, इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें चल रही हैं, तो आ जाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स खुद लिख लोगे आप लोग, मुझे पता है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है, इस साइड आता है, यानी कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस इस साइड होता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो हमने जो इन्वेस्टमेंट बेची है, ध्यान देना, हमने जो इन्वेस्टमेंट बेची है वो 15,000 के प्रॉफिट में बेची है, तो यानी कि इधर आओ, इसको लिख लो यहाँ पे, प्रॉफिट में बेची है, तो प्रॉफिट इस साइड आएगा आपका, ये ना लगाओ, क्योंकि प्रॉफिट जो है आपका क्या है, क्रेडिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी एंट्री आपकी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल, कितना है वो, 15,000 है। आ जाओ देखते हैं ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस वगैरह।
देखो भाई, इसका इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है आपका 2,40,000, क्लोजिंग बैलेंस है 2,20,000, तो डाल देते हैं इसे। कितना है? 2,40,000 और 2,20,000। इसका टोटल करो इस साइड, कितना आ जाएगा? 2,55,000 ना आ गया। 2,55,000, तो यहाँ पे भी होना चाहिए 2,55,000, बट 2,20,000 है तो 35,000 आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, जो कि आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। अब देखो, ये आपने इन्वेस्टमेंट बेची है, तो ये क्या है आपका? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है। आ जाओ यहाँ पे हम पूरा फॉर्मेट ही कर लेते हैं इसे। मुझे फिर और क्या चाहिए? मुझे तो क्वेश्चन चाहिए भैया। आ जाओ। यहाँ पे हेडिंग साथ साथ में बना लेते हैं, फॉर्मेट पूरा कर लेते हैं ना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का छोटा ही बनता है क्योंकि ज़्यादा इन होती नहीं है इन्वेस्टिंग की सिस्टम इतना। उसके बाद इसका भी छोटा ही बनता है। इसका क्या? सी, सॉरी 3 नहीं आएगा, सी आएगा। वो क्या आ जाता है आपका? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये भी छोटा ही बनता है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी एडजस्टमेंट्स एंड एंट्रीज कम ही होती हैं। सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग में होती हैं, ये चीज़ याद रखना। आ जाओ। तो इन्वेस्टमेंट आपने कितने का बेचा है? 15,000 का, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आपका माइनस हो जाएगा। माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 15,000 का। ये तो आपका नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट बिकी है तो वो आपका इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट सोल्ड। कितने की बिकी है आपने अभी निकाला? 35,000। देखो कहाँ से निकाला भैया, ये देखो ना, ये अभी तो निकाला 35,000। बस आ जाओ अब आगे, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आओ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कह रही है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने एक ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 80,000, आपने वो मशीन बेच दी कितने में? 36,000 में। कितने में बेच दी वो मशीन आपने? 36,000 में आपने वो मशीन बेच दी, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 45,000 थी। तो इसका भी वर्किंग नोट बनेगा अब। हम्म, ठीक है। इसका वर्किंग नोट बनेगा मशीनरी अकाउंट। पर्टिकुलर्स वगैरह आप लोग खुद डाल लेंगे, डेबिट क्रेडिट खुद लिख लेंगे। मैं सीधा ओपनिंग बैलेंस इधर पुट कर दूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड इधर आ जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आपने वो मशीन बेची है, ये इस साइड आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। अब आ जाओ, देखते हैं क्या क्या हमारी पास बातें चल रही हैं। देखो भाई, कहता है मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 थी, मतलब नहीं है, हमने बेची है 36,000 में। तो आ जाओ यहाँ पे लिख लेते हैं 76,000, हमने 76,000 में बेची है। सॉरी 36,000 में बेची है, 76 में नहीं 36 में। और लेकिन उसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी वो थी आपकी 45,000, यानी कि आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये क्या आ जाएगा? पी एन एल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि बाय पी एन एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस ऑन सेल। कितने का हुआ है वो? क्योंकि 45,000 की थी, हमने 36 में बेच दी, तो यानी कि 9,000 का हमें लॉस हो गया। अब इस 9,000 को, क्योंकि हमें ये लॉस हुआ है, ये हमारे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है, इसको यहाँ भी ऐड कर देंगे। क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि आपको वो लॉस हुआ है, तो इसको यहाँ पे भी कंसिडर कर लेंगे। कितने का लॉस हुआ है? 9,000 का, और नीचे भी कंसिडर कर लेंगे। अब देखो, आपने मशीनरी क्या करी है, ध्यान देना। मशीनरी आपने बेची है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिकी है। तो यहाँ पे आ जाओ, इसे इन्वेस्टमेंट में फिर से लिखो, मशीनरी सोल्ड। कितने की बेची है आपने? 36,000 की। कितने की बेची है माय डियर झल्लो जिगर के छल्लो? वो आपने बेची है 36,000 की। अब आ जाओ, ध्यान दो। मशीन का आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखो, प्लांट एंड मशीनरी है 6 लाख और 6,60,000, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट नहीं आएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब देखो, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था माय डियर स्टूडेंट्स? वो था 6 लाख, एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 6,60,000। इस साइड टोटल करो, देखो कितना आ रहा है? 36 + 9,000 प्लस 6,60,000, ये आ गया आपका 7,05,000 आ गया इसका टोटल।
एक सेकेंड, अभी इसमें और चीज़ें भी होंगी। नीचे देखो, मशीन लग रहा है आपका डेप्रिशिएशन कितना, मशीन लग रहा है 20% ओपनिंग बैलेंस पे, तो आ जाओ डेप्रिशिएशन 20% लगा देते हैं इस पे, जो कि हम लगाना भूल गए। अब डेप्रिशिएशन लगेगा तो वो बैलेंस कम हो जाएगा, तो इस साइड आएगा बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। वो कितना लग रहा है आपका 20%, 6 लाख का 20% कितना होता है, 1,20,000। तो ये आ जाएगा आपका इधर, डेप्रिशिएशन आपका एक क्या है, नॉन कैश आइटम भी है, तो वो इधर ऐड भी हो जाएगा। दो दो एंट्रीज हर किसी की पास हो रही हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट है वो ऑलरेडी एडजस्टेड नहीं है, तो उसके दो इफेक्ट आएंगे। टू, डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, वो कितना आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, 1,20,000 आ रहा है। अब देखो इस अकाउंट को आ जाओ क्लोज करते हैं, हर अकाउंट को साथ साथ क्लोज करते जाओ। तो ये कितना था, 7,05,000 आ गया था, उसमें 1,20,000 और ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 8,25,000। अब देखो इस साइड 8,25,000 है, तो इधर भी 8,25,000 होना चाहिए, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट के लिए। आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 2,25,000। ये 2,25,000 कहाँ से आया, ये ऐसे आया देखो, हमारे पास साल के शुरुआत में 6 लाख की मशीनरी थी, साल के एंड में 6,60,000 की मशीनरी आई, यानी कि हमने मशीन खरीदी होगी, तभी तो बड़ा है ना। लेकिन ये बैलेंस अलग आ गया, वो तो बैलेंसिंग फिगर से आया है, लेकिन हमने मशीन खरीदी होगी तभी तो ये बढ़ रहा है बैलेंस, यानी कि टू बैंक अकाउंट। अब हमने परचेज करी है मशीनरी, तो ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है तो इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। आ जाओ लिखें, मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी, प्लांट एंड मशीन परचेज्ड, कितने की खरीदी है हमने, 2,25,000 की। तो खरीदी है तो पैसा गया होगा, तो ये नेगेटिव आ गया, क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया। तो हल्का सा नीचे से कर दिया। आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, कहता है कोई भी सेल परचेज नहीं की हमने, किसकी, बिल्डिंग की और लैंड की, कोई सेल परचेज नहीं करी है। तो आ जाओ देखते हैं इसका अकाउंट क्या कहता है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 7 लाख थी, अब 6,50,000 हो गई, यानी कि डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, वो कितने की हुई है माय डियर स्टूडेंट्स, 50,000 की हुई है। कितने की हुई है, 50,000 की हुई है। आ जाओ और आगे बढ़ते हैं, और एडजस्टमेंट क्या है, कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड हमने लिख लिया था, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट देख लेते हैं। 80,000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 1,05,000। आ जाओ लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस 80,000 है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, 1,05,000 क्लोजिंग बैलेंस है, 80,000 है आपका ओपनिंग बैलेंस। बेसिकली ये कितना आ गया आपका, 617, 1,76,000, इधर भी 1,76,000 होना चाहिए, बट क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि वो नहीं है तो आपका ये क्या, 71,000 आ जाएगा आपका क्या, बैलेंसिंग फिगर, जो कि क्या है आपका, टू बैंक अकाउंट, यानी कि टू टैक्स पेड। अब ये अभी नहीं आएगा, ये ऑपरेटिंग के लास्ट में आता है, तो इसे भी बचा के रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखते हैं, कहता है प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करे थे, कंसिडरेशन अदर फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश, यानी कि प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करे हैं कितने, 2 लाख की जगह 3 लाख हो गए, अब क्या हो गए, 2 लाख की जगह 3 लाख हो गए, यानी कि पैसा आया है, कहाँ से आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया है। तो यहाँ पे लिखो प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, क्या आ जाएगा आपका, प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, वो कितने आ गए आपके, 1 लाख क्या। अब देखो ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मुझे यहाँ पर समझानी है, क्या समझानी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मुझे चीज़ यहाँ पर दिखानी है, देखना। ये जो आपके प्रेफरेंस हैं, प्रेफरेंस वाले जो ये आपके लोग हैं, ये पहले 2 लाख के थे, अब 3 लाख के थे, तो भी तो डिविडेंड जा रहा होगा, क्या इन लोगों को डिविडेंड जा रहा होगा, द आंसर इज यस, जा रहा होगा। लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एक गलती कर दी है, वो इंस्टीट्यूट ने गलती ये करी है, इंस्टीट्यूट ने इसे कंसिडर नहीं किया है। मैंने पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से छान मार के देखा था, इंस्टीट्यूट ने ये 8%, देखो या तो वो 8% ये 2 लाख पे लगाएंगे या 3 लाख पे लगाएंगे। अगर 8% 2 लाख पे लगा तो कितना आएगा, 16,000, अगर 3 लाख पे लगाएंगे 24,000। मैंने पूरा क्वेश्चन छान मारा, एक एक जगह छान मारी, 16,000 और 24,000 जैसा कोई भी फिगर आपका फाइनेंसिंग में नहीं था, ना ही आपका ऑपरेटिंग में था, कहीं ना कहीं। मैंने इसे पूरा अच्छे से चेक करा है,
बहुत अच्छे से चेक करा है, आपका 24,000 और 16,000 का फिगर मुझे तो कहीं भी नहीं मिला। तो इंस्टीट्यूट ने ये एक आपकी मिस्टेक करी है, तो इस मिस्टेक को हमें भी करना पड़ेगा। हालांकि इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करें, उसे हम डेफिनेटली, सॉरी, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करें, उसे डेफिनेटली हमें कंसिडर करके चलना था। उसे हम दो जगह पे कर सकते थे, या तो हम उसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के टाइम पे ऐड कर सकते हैं, और उसे हम एक और जगह ऐड करेंगे क्योंकि हमने वो पे किया है, तो उसे हम दूसरी जगह क्या करेंगे, माइनस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेसिकली आपका फाइनल आंसर चेंज नहीं होगा, बट इंस्टीट्यूट को इसे कंसिडर करना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम पिछले साल नहीं था, इस साल आ गया। इसका मतलब क्या है? जब हमने ये प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे तब हमने प्रीमियम भी मंगाया, क्योंकि इक्विटी के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आ जाओ यहाँ पे लिखो, अब हमने क्या करा है, प्रीमियम आया है। प्रीमियम भी क्यों आया? फाइनेंसिंग के लिए आया, क्योंकि हमने फंड्स मंगाए थे। तो आ जाओ, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर इसे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना है? 25,000। अब आ जाओ और देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ें हम कंसिडर कर चुके हैं, सब कुछ कंसिडर हो गया, इसे छोड़ दो। अब आ जाओ यहाँ बढ़ते जाओ सीधा सीधा। प्रेफरेंस शेयर बढ़ गया, इक्विटी के रिलेटेड कुछ नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। डिबेंचर्स आपके 5 लाख से 3 लाख हो गए, यानी डिबेंचर्स आपने रिडीम करे। क्या करे आपने? डिबेंचर्स रिडीम करे। तो आ जाओ यहाँ पे क्या करो, डिबेंचर्स को रिडीम कर दो। डिबेंचर्स रिडीम्ड। अब देखो, वो जो आपके डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं, 5 लाख से 3 लाख हो गए, यानी 2 लाख कम हुए हैं। 2 लाख आपके पास से गए, यानी कि उसे आप माइनस कर दो। अब समझो एक और चीज़, इन डिबेंचर होल्डर्स को आप इंटरेस्ट भी देते होगे ना। क्वेश्चन में यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये कितने डेट को रिज्यूम हुए, तो हम यहाँ पे अजम्पशन डालेंगे नीचे। अज्यूम क्या? डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट द बिगिनिंग। अब देखो, अगर डिबेंचर्स आपके बिगिनिंग में ही अज्यूम हो गए, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हमेशा बिगिनिंग अज्यूम करना, बताता हूँ क्यों। क्योंकि बिगिनिंग में ही अगर ये रिडीम हो गए तो पूरे साल तो आपके 3 लाख रुपए वर्किंग में थे, पूरे साल आपके डिबेंचर 3 लाख वर्किंग में थे, तो यानी ये इंटरेस्ट भी उन्हीं 3 लाख पे लगेगा। तो यानी कि ये 33,000 आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये आप इंटरेस्ट देंगे डिबेंचर वालों को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उन्हें 33,000 देंगे, आपके पास से माइनस हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए क्या है, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है, तो यहाँ पे भी आप इसे ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 33,000। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्रेडिटर्स का वर्किंग कैपिटल में काम है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट हम बना चुके हैं। प्रपोज डिविडेंड को हम कंसिडर कर चुके हैं। डिविडेंड पे, देखो भाई, पिछले साल का जो डिविडेंड था, जो आपने 31 मार्च 2021 को आपने प्रपोज किया था, वो आपने पे किया होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि मान लेते हैं 1 जुलाई 2021 को हुई। तो ये 21-22 वाला साल है, यानी कि आपने प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में पे किया है। तो यानी कि ये कहाँ आएगा? करंट ईयर के पेड में आएगा, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्या है आपकी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो आपका आएगा डिविडेंड पेड। कितना आ जाएगा वो? डिविडेंड पेड आ जाएगा आपका 1,36,000। ये भी आपका माइनस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? माइनस में चला जाएगा। चलिए, उसके बाद देखो, लाइबिलिटी साइड हो गई, इधर आ जाते हैं। गुडविल 1 लाख से 80,000 हो गई, यानी कि गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000 लिखो, प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ, कितने से रिटर्न ऑफ हुई है वो? 20,000 से। उसके बाद देखो और कुछ है क्या? लैंड को हमने ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट ले लिया, स्टॉक वर्किंग कैपिटल का काम है, वर्किंग कैपिटल का काम है, ये तो हम लेंगे ही नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस वर्किंग कैपिटल का काम है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, देखो भाई, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है? आपने ये रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम दिया होगा, या तभी तो आपका ये इस साल दिख रहा है 20,000। तो यानी कि ये आपके लिए क्या है, एक, ये आपके लिए है एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना है ये? 20,000 है। साथ ही ये आपने पे किया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना आ जाएगा वो? कितना था? 20,000। ये भी आपका माइनस हो जाएगा। चलिए करते हैं, अब लास्ट में सब कुछ हो गया है, हो गया है। तो अब आ जाओ, इसका फाइनल वो करते हैं, यहाँ पे इसको टोटल कर लेते हैं पहले।
फिर वर्किंग कैपिटल वाले पे जाएंगे। इसको आप टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माय डियर झल्लों जिगर के छल्लों, ये आ जाएगा आपका, पहले 15,000 नेगेटिव लेंगे प्लस 9,000, क्या करेंगे 15,000 नेगेटिव लेंगे, फिर लेंगे आप 9,000 प्लस में, प्लस 1,20,000 प्लस 50,000 प्लस 33,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, तो ये आ गया आप सभी के सामने 2,37,000। कितना आ गया 2,37,000। अब इसमें आप ऑलरेडी वाला अमाउंट जो ऊपर गिवन है उसे ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, पहले यहाँ पे देखो, ये आ गया आपका क्या, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2,37,000 प्लस 3,55,000, तो ये हो गया आपका है, हाँ, ये हो गया आपका 5,92,000। कितना हो गया 5,92,000, बट ये तो आ रहा है मेरा गलत, ये क्या आ रहा है मेरा गलत। ओके, मैं बताता हूँ क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये अमाउंट बैलेंस शीट से उठाया है। कहाँ से उठाया है, बैलेंस शीट से, यानी कि इसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी 2 बार हो चुकी है, तो हम इसे ऐड बैक नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके होंगे। क्या कर चुके होंगे, ध्यान से समझा, मैं इसको फिर से बताता हूँ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि हम उसकी एंट्री पास कर चुके हैं। क्या पास कर चुके हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये वाली एंट्री हम उसकी पास कर चुके हैं, हम उसे पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी एज एक्सपेंस दिखा चुके हैं, तो हम उसे दोबारा ऐड नहीं करेंगे, राइट। अब मुझे भी समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 17 हो जाएगा, ये 17 हो गया, तो 2,17,000 प्लस 3,55,000, अब हो जाएगा ये आपका 5,52,000, राइट। मैंने वही गलती करी थी, मैं समझ गया अपनी गलती। अब देख लो 5,72,000 कर लेंगे इस अमाउंट को हम, हो गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने हैं एडजस्टमेंट वाले, आ जाओ फटाक से करते हैं। देखो, क्रेडिटर्स आपके पहले 1,85,000 थे, अब 2,15,000 हो गए, यानी क्रेडिटर्स आपके बढ़ गए, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने से हो गए, 30,000 से आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, तो उसे हम कर देंगे माइनस, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने से, 30,000 से, तो इसे हम कर देंगे। क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं तो हम ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, सॉरी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी आपकी क्या होती है, माइनस होती है, आ जाओ चाहे देख लो, ये देखो, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी आपकी क्या होती है, ऐड होती है, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी आपकी माइनस होती है, यानी कि ये आपकी करंट लाइबिलिटी क्या हुई है, ये आपकी 1,85,000 से 2,15,000 हुई है, यानी 30,000 से इंक्रीज हुई है। अगर आपकी ये इंक्रीज हुई है तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यानी कि ये 30,000 आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है आपका वर्किंग कैपिटल का, स्टॉक है, स्टॉक आपका क्या हुआ है, 4 लाख से 3,85,000 हुआ है, यानी 15,000 कम हुआ है, ये भी ऐड होगा, डिक्रीज इन स्टॉक कितना, 15,000। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका डेटर्स, डेटर्स आपके इंक्रीज हुए, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस हो जाएगी, कितने से, 4,15,000 माइनस 2,88,000, तो यानी 1,27,000 से माइनस हो जाएगी, इंक्रीज इन डेटर्स कितना है वो, 1,27,000। चलो आ जाओ नेक्स्ट। हम्म, उसके बाद है आपका कैश एंड बैंक, इसे भी रहने दो, प्रीपेड एक्सपेंस 15 से 11 हो गए, यानी डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी ऐड हो जाएंगे 4,000 प्लस डिक्रीज इन किस में, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 4,000, ये आपका माइनस होना, राइट। चलिए आ जाइए, इसे पूरे को हम कंसिडर कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 15,000 माइनस 1,27,000 प्लस 4,000, तो ये आ गया आपका नेगेटिव का 78,000, क्या आ गया, नेगेटिव का 78,000 आ गया। इसे अगर आप माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। ये बिफोर टैक्स आपका क्या आ जाएगा, कितना आ गया, 5,72,000 माइनस 78,000, तो ये आ गया आपका 4,94,000। कितना आ गया, 4,94,000। अब ध्यान दो, अब हम इसमें से क्या करेंगे, टैक्स पेड को माइनस कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। कहाँ निकाला था, यहाँ निकाला था 71,000 से। आ जाओ इसे माइनस कर देते हैं, माइनस टैक्स पेड, वो कितना है माय डियर झल्लो जिगर के छल्लो, 71,000। आ जाओ, इससे हमें क्या मिल जाएगा, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 4,94,000 माइनस 71,000 कितना हो गया, 4,23,000 हो गया। कितना हो गया, 4,23,000 हो गया। अब आ जाओ इसको भी टोटलिंग कर देते हैं फाइनल। इसकी करोगे तो कितना आ जाएगा, 35,000 प्लस 36,000 माइनस 2,25,000, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आप सभी के पास में 1,54,000 नेगेटिव का। तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड आपका कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। के बाद आ जाओ यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप सभी के लिए 1,00,000 प्लस 25,000 माइनस 2,00,000 माइनस 33,000 माइनस 1,36,000। ओह ठीक है, माइनस 20,000, तो ये आ गया, हाँ गलत आ गया, गलत आ गया क्योंकि मैंने गलती से 200 कर दिया, कोई बात नहीं। 1,00,000 प्लस 25,000 माइनस 2,00,000 माइनस 33,000 माइनस 1,36,000 माइनस 20,000, तो ये आ गया आपका नेगेटिव 2,64,000। तो ये आ गया आपका 3 कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आप क्या करेंगे, अब आप वही करेंगे, नेट चेंज इन कैश फ्लो 1+2+3 खुद से करेंगे। चलो यार मैं करा ही देता हूँ, स्पेस नहीं है ना, यहाँ करा देता हूँ। नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1+2+3, वो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, आ जाओ। वो है आपका 4,23,000 माइनस 1,54,000 माइनस 2,64,000, तो ये आ गया आपका 5,000। उसमें क्या करोगे आप, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस कितना था, बैलेंस शीट से देखो, ओपनिंग बैलेंस है 88,000, क्लोजिंग है 93,000। तो अगर आप 88,000 में 5,000 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 93,000 आ जाएगा, जो कि आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एंड विद दिस माय डियर जल्लों जिगर के छल्लों, आपका आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। हमने आज की क्लास में क्या करा, हमने आज की क्लास में पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स थे उन्हें डिटेल में समझा, फॉर्मेट की अच्छे से डिटेलिंग समझी कि क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता, रटाने वाली चीज़ें नहीं करी। उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लिए, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन, सॉरी 3 क्वेश्चन कर लिए, और हमारा चैप्टर हो गया ओवर। अब आप लोगों को क्या करना है, 80-20 रूल, 80% आपका बाकी है, आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है, फिर से खुद से पढ़ना है। एंड मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिया हमारे विजय धनुष के बैच में, वहाँ से आप हमारे क्वेश्चन बैंक को एक्सेस कर सकते हैं। एंड उस क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।